जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, अपना बहुजन समाज का प्रोग्राम शुरू करने के पहले अपने महापुरुषों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं। और इस क्रम में मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करता हूँ। साथियों, आज हमारा देश विषम परिस्थितियों में चल रहा है। हमारा संवैधानिक विधि विधान, अधिकार, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, हमारे मूलभूत अधिकार इस समय खतरे में है। आज के परिवेश में जमीनी स्तर पर काम करने की अति अनिवार्यता है। जमीनी स्तर पर काम करने के पूर्व हमें अपने इतिहास को सिंगुलर जानना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता है वो हमेशा गुलाम होता है। साथियों, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं और सभी कुछ आप लोग जानते हैं कि जब हमारे भारत भूमि पर आर्य लोग आए तो अकेले अपने झुंड के साथ आए, अपनी नारी समाज को नहीं लाए, अपने साथ नारी को नहीं लाए, स्त्री को नहीं लाए, अकेले ये झुंडों में आए। तो पशुपालन और घुमकड़ी एक कौम थी और इस यहाँ के सारे वातावरण, हरी भरी वादियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, जंगल और सुख संपन्नता को देखते हुए आकृष्ट हुए और उन्होंने इस भारत भूमि पर अपना बसेरा बनाना शुरू किया। और इसके लिए अस्थायित्व के लिए बहुजन समाज के हमारे कबीरों में जो शासन करते थे, हमारे बहुजन समाज को बहुत सशक्त, शासक और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी और न्यायप्रिय थे, ईमानदारी थी। उनकी ईमानदारी को देख करके, सुख संपन्नता को देख करके उनकी नीयत बदल गई और यहाँ इस भारत भूमि पर आधिपत्य के लिए उन्होंने जो है एक अपना शुरुआत किया। और आर्यों और अनार्यों में जंग हुई। ब्राह्मण और अनार्य में होता है शूद्र, जो चौथे पादान पर खड़ा समाज शूद्र। आर्यों अनार्यों में जो संघर्ष हुआ उसमें जो है आर्य पराजित हुए। आर्य पराजित होने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं हम विजय प्राप्त कर पाएंगे, इसके लिए हमको जो है एक रणनीति अपनानी होगी। और उन्होंने बहुजन समाज में घुसपैठ बनाना शुरू किया और सारे कबीलों के राजाओं को उन्होंने आपस में वैमनस्यता, सत्ता पैदा की और सत्ता पैदा करके विघटन पैदा किया और सारी शक्तियों को कमज़ोर करके एक राज्यों पर आधिपत्य कर पूरे बहुजन समाज पर स्थापित कर लिया और पूरे हमारे कबीले राजा जो बहुजन समाज के थे उनको गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद उनका राज का शासन, सत्ता, धन संपत्ति अपने कब्जे में ले लिया और इतने विशाल बहुजन समाज को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की रचना की और मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र और मनुस्मृति, रामायण, भागवत, पुराण, उपनिषद और अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखा और उन्होंने 33 कुल देवताओं की काल्पनिक उत्पत्ति करके हमारे बहुजन समाज को धर्म की अफीम खिला करके उन्होंने मेरे बहुजन समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाया। और मानसिक रूप से गुलाम बना करने के पश्चात सामाजिक संरचना को संचालित करने के लिए मनुस्मृति बनाए। उसमें आपके मानव समाज को डाइवर्सन किया, मैंने बांटा। उसमें 4 वर्ण दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो अपने को जो था यूरेशियन जो ब्राह्मण थे वो जो है वो अपने शिक्षा, पठन पाठन, शिक्षा, विद्यार्जन और धार्मिक संस्कारों से संबंधित समस्त जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और दूसरे पायदान पर खड़ा जो क्षत्रिय समाज है उसको अपने साइड में खड़ा कर सुरक्षा का प्रभाव, राज्य की सेनाओं की सुरक्षा का प्रभाव उन्होंने दिया। और तीसरे आता है कि वैसे जो देश की अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए उन्होंने जो राजस्व, भूमि
और धन संपत्तियों के धारण अपना आर्थिक प्रबंधन को संचालित करने के लिए इन्होंने आपको जो है वैश्य समाज को निर्माण किया। और बचा चौथा पायदान पर हमारा बहुजन समाज, जो कबीलाई राजा पराजित था, वो उनको जो है सेवा भाव, आर्यों की सेवा भाव के लिए उन्होंने लगाया। और उसमें उप नियम आपने बनाए उसमें, जिससे शिक्षा कोई भी वर्ण ऐसा नहीं था जो जाति समूह था। उस वर्ण के बाद उन्होंने, जैसे ब्राह्मण एक वर्ण हुआ, क्षत्रिय एक वर्ण हुआ और वैश्य एक वर्ण हुआ, लेकिन शूद्र वर्ण भी हुई और जाति भी हुई। तो वर्ण में आपको 3 हुए और वर्ण और शूद्र मिला। वर्ण और शूद्र को चौथे पायदान बताया शूद्र हुआ, जो 6743 जातियों में ये बना बहुजन समाज बटा। और हर जाति को ये जो व्यवस्था बनी कर्म के आधार पर बनी, न कि जन्म के आधार पर, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था इन्होंने कर्म के आधार बनाई, उन्होंने अपने सामाजिक व्यवस्था का भी संचालन उन्होंने ठीक से नहीं किया और न्यायप्रियता का था। उन्होंने आगे चल करके अपने वंश परंपरा को कायम करने के लिए जन्म के आधार पर ही उन्होंने ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, भले ब्राह्मण के कर्म उसके न हो, लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। वंशानुगत व्यवस्थाओं के तहत हमारा पूरा बहुजन समाज का जो शूद्र समाज जो है वो जातिगत बंटवारे में बट करके आज भी जो है। साथियों, ये हमारे बहुजन समाज प्राचीन भारतीय इतिहास का एक कुछ अंश था जिसको हमने आपको अवगत कराया कि जो वर्तमान परिवेश में जो 5000 वर्ष पुरानी जो व्यवस्थाओं से संचालित हमारा देश चल रहा था मनुस्मृति के तहत, 5000 वर्ष के दौरान बहुत हमारे बहुजन महापुरुष आए, हमारे बहुजन समाज को सही रास्ता दिखाए अपने वक्तव्यों से, व्याख्यानों से। उसमें जो है बहुजन समाज तो के जो महापुरुष हैं, बहुत अनेकों हैं महापुरुष हैं, जिसमें शिक्षा की अलग जगाने वाले आपके ज्योतिबा राव, शिक्षा के जनक ज्योतिबा राव फुले, और नारी शिक्षा की जगत जो है आपकी सुश्री सावित्रीबाई फुले जी। तो इन्होंने शिक्षा की शुरुआत की तत्कालीन परिस्थिति में जो हमारा पूरा समाज सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत था और बहुत ही तत्कालीन समय में घोर परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने बहुजन समाज को शिक्षा का रास्ता दिया और हमारा बहुजन समाज शिक्षित हुआ। कालांतर के चलते बहुत है, संत रविदास हुए, कबीर हुए, नानक हुए, और साथ साथ इधर आपका दक्षिण भारत में ई रामास्वामी पेरियार हुए आपके, और महान संत थे। इससे चलते चलाते आपके अंतर्गत 14 अप्रैल 1891 में मऊ की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जी का प्रादुर्भाव होता है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब मेरे पिता के 14वीं संतान थे। तो ये क्रम का सिलसिला चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब की शैक्षिक बचपन की शैक्षिक जो व्यवस्थाएं थी, जो बाबा साहब के पिता से सूबेदार श्री राम जी राव जो ब्रिटिश हुकूमत के सूबेदार थे, और ब्रिटिश हुकूमत की देन है कि बाबा साहब को विद्यालय उनके स्कूल में दाखिला मिला और उनकी शिक्षा हुई। और कालांतर में बढ़ती हुई स्थिति में एक ऐसी स्थिति आया कि बाबा साहब को विदेश जाना पड़ा। उसमें गायक महाराज जो है बड़ौदा नरेश गायक महाराज के गायकवाड़ जी के सहयोग से बाबा साहब को विदेशों में शिक्षा के लिए उनको जाना पड़ा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो समय था 14 अप्रैल 1891 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक का जो पीरियड था बहुत ही संघर्षपूर्ण था, और उन्होंने पूरी जिंदगी उच्च से उच्च शिक्षाओं में लगाते हुए अपनी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन को एक नया रास्ता दिया। और उन्होंने उनके जीवन का एक बहुत ही कटु अनुभव है कि बाबा साहब को गोल राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में जो लंदन में जाना था उनको, तो उस समय स्थिति हुई कि बाबा साहब के पुत्र जो है कि देहांत हो गया था। उसे बाबा साहब के जेब में पैसे नहीं थे, ऐसा उनको ध्यान आया कि राउंड फला तारीख को लंदन में मुझे राउंड टेबल गोल में सम्मेलन में मुझे जाना है। ऐसा याद आया, उन्होंने अपने भाई को बुलाया, कहा कि मुझे लंदन जाना है, तो मैं जब लंदन जा रहा हूँ, तो उन्होंने भाइयों ने कहा कि भीमा तू कहाँ जा रहा है, तुम्हारा बेटा जो है
मृत्यु पे है, मिट्टी रखी हुई है और तू कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने एक बेटे के चलते उन्हें करोड़ों बेटों की बलि हम नहीं चढ़ाएंगे और ये घर का काम आप देखिए। पूरा परिवार, पूरा समाज तत्कालीन समय में उनका विरोधी हो गया और बाबा साहब करोड़ों सपूतों की चिंता लिए हुए अपने मृत्यु बेटे को छोड़ करके वो जो है गोल मेज सम्मेलन में गए और वहाँ अंग्रेज़ों से और मनुवादियों से लड़ करके हमारे बहुजन समाज के हित की लड़ाई उन्होंने लड़ा और सफल हुआ। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक समय था कि उन्होंने बात आई बहुजनों का नेता मिस्टर गांधी और यहाँ हमारे समाज में जो है छुआछूत की भावनाएं अब नहीं रही। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा यदि आप इतना ही आप कुछ है कि भारतवर्ष में छुआछूत अस्पृश्यता की भावना नहीं है तो मेरे हाथ का एक गिलास आप पानी पी लीजिए। तो उस समय सभी मनवादी व्यवस्थाओं के लोग राउंड उसमें बोलने सम्मेलन में थे उस समय। तो ये हुआ कि जब पानी पीने की बात आई तो उनके दिमाग में बात आई जो अपने पत्नी की बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकता है वो जो है कछूत के हाथ का पानी कैसे पिएगा। तो वहाँ का जो है वहाँ का अर्दली जो भी सेवक जो है एक गिलास पानी लेके आया। बाबा साहब ने उठाया, कहा मदन मोहन मालवीय से कहा आप उन्होंने पानी नहीं एक्सेप्ट किया और उसके बाद वहीं से आपका अंग्रेजों ने महसूस किया कि यहाँ भारतवर्ष में अभी अछूत अस्पृश्यता की भावना अभी है। और उसी के बाद दरमियान साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन के नाम से एक अंग्रेज के नेतृत्व में एक साइमन कमीशन गठित हुआ जिसको साइमन कमीशन का विरोध हमारे ये जितने भी कमर्शियल कंपनियों ने विरोध किया। और साइमन कमीशन जो हमारा तथा हमारे बहुजन समाज SC ST OBC का आपका आर्थिक सर्वेक्षण दल था वो पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में विजिट किया और विजिट करने के बाद जो जैसी स्थिति थी उस हिसाब से रिपोर्टिंग बना करके वहाँ सबमिट किया। और उसी आधार बाबा जो हजारों जातियों में बटा हुआ 6743 जाति में बटा हुआ समाज ये 4 भाग में बाबा SC ST OBC माइनॉरिटी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा जात। अनुसूचित जात जो आपको आर्यों अनार्यों के समय उन्होंने आसानी से गुलामी स्वीकार कर लिया तो उसको बिना शर्त का उनको अनुसूचित जात रखा गया। जो आपका जो आसानी से जो है उनका गुलामी नहीं स्वीकार किया उनको अपने हक अधिकार के लिए जंगलों में रहना पसंद किया उनको काबिल घोषित कर दिया और पिछड़ा वर्ग तो उनको मिल गया जो है। तो इस तरीके से बाबा साहब ने जो पूरे 6743 बिरादरियों को कास्टों को 3 भागों SC ST OBC में परिवर्तित कर दिया। माइनॉरिटी मिला करके पूरा 85% बहुजनों का हमारा समाज होता है। साथियों आज का जो ये बाबा साहब ने शिक्षा अर्जन करने के पश्चात राजनीतिक जीवन संपर्क करने के बाद ये 26 जनवरी 1950 को के दिन इसके पहले जो भारतीय संविधान निर्माण की बात आई तो भारतीय संविधान की कमेटी गठित हुई। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर साहब को संविधान सभा की चेयरमैन कमेटी नियुक्त की गए। 5 मेंबर्स की कमेटी थी उसमें, लेकिन इनके प्रक्रिया 4 जो मेंबर्स थे वो कहीं चले गए, कोई बीमार हो गया, कोई विदेश चला गया, किसी को समय में नहीं मिला। इस तरीके से चारों मेंबर्स जो है बाबा साहब के साथ नहीं दिए। भारतीय संविधान की संरचना का संपूर्ण जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पर आ गई। 2 वर्ष 18 माह 16 दिन के समय में बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान की रचना कर 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश को समर्पित करके एक भारतीय गणतंत्र देश घोषित किया। साथियों 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश था, जो हमारे ब्राह्मणवादियों को आज़ादी मिली, लेकिन हमारी असली आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली, जो हमारे भारतीय संविधान के तहत विधानों के तहत जिसमें आप लोग शिक्षा, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, धन संपत्ति और रहन सहन का अधिकार जो मिला और उस संविधान के आधार पर हम आज इस परिवेश में दिखाई दे रहे हैं। साथियों अब आप कमिटमेंट पॉइंट्स जो है आज का वर्तमान परिवेश 75 साल आज़ादी के
आपका 15 से अगर जोड़ा जाए तो आपका यहाँ तक 76 साल होते हैं। 76 साल में हमारा समाज क्या कैसी प्रगति हुई, कितनी प्रगति हुई, वो उस समय तत्कालीन समय में हमारे बहुजन समाज की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। इसलिए बाबा साहब भी संवैधानिक विधानों के तहत उन्होंने जो परसेंटेज निर्धारित किए थे, सांसद में विधानसभाओं में इतने प्रतिशत परसेंटेज रहेंगे, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, सबका प्रतिनिधित्व रहेगा, लेकिन जो उस हिसाब से, लेकिन हमारे बहुजन समाज का कोई राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी नहीं बनी थी, मजबूरी थी। तो हमारे बहुजन समाज के जो भी प्रतिनिधि थे मनवादी पार्टी हाईकमान के तहत थे, और पार्टी जो हमारा बहुजन समाज का वोट ले करके मनवादी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व उनका सहयोग करते थे, और वहाँ MP MLA तो बन गए, लेकिन बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं हुआ। तो सर ये दौर चलता रहा, आज स्थिति यहाँ तक आई। दिल्ली के जंतर मंतर के सार्वजनिक सड़क पर हमारा भारतीय संविधान जो है सरकार के शासन प्रशासन के सम्मुख जला, लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। और कोई हमारा सबसे दुखद बात यह है, भारतीय संविधान बिल योजनाओं के तहत जो चुना हुआ निर्वाचित हमारा सांसद, बहुजन समाज का सांसद और विधायक, जनप्रतिनिधि जो थे, उनका भी न कोई स्टेटमेंट आया, न कोई विरोध दर्ज हुआ, न कोई जन आंदोलन हुआ, न कोई देशद्रोह की जो है कोई बातें हुई। इससे बहुत ही दुख होता है इस बात का, जिस भारतीय संविधान की शपथ लेकर के संसद में जाकर के हम MP MLA और प्राइम मिनिस्टर सरकार उनके चलाते हैं, उसी भारतीय संविधान को ये सार्वजनिक सड़क में प्रगौदा जा रहा है। ये इससे बड़ा देश तो क्या हो सकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा भारतीय संविधान के समाप्ति के कगार पर चल करके पुरानी मनवादी 5000 वर्ष पुरानी मनवादी मनुस्मृति व्यवस्थाओं के तहत जो वापसी आने का एक संकेत है। अगर ये ऐसा हुआ तो आने वाले 5000 साल आने वाले वर्षों में हमारा बहुजन समाज पुनः अपने पुराने प्रवेश में लौट जाएगा, और जब वहाँ से बहुजन समाज की जब गुलामी शुरू होगी तो शायद वहाँ से आज़ादी मिलना, जिस हिसाब से आपकी कुर्सी पर आप बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सोफा पूछते हो, अच्छा भोजन करते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, आप रोजगार करते हो, बिजनेस करते हो, धन संपदा है, खेती बाड़ी है, खेत खलिहान है, हरी वादियाँ हैं, वो आपके छिन जाएगा। आप 85% बहुजन समाज जो आप चिल्लाता है सड़कों पे, हम तो 85% बहुजन समाज है, 3% ब्राह्मण है, लेकिन 3% ब्राह्मणों की आप जो है मानसिक कैबिलियत को आप देखो कि 3% ब्राह्मणों ने पूरे बहुजन समाज को कैप्चर करके जो है सदियों से जनता तक गुलाम बनाया। और आप आज की तारीख में बहुत ही कष्ट की बात है कि आज के समय में बहुजन समाज से IAS PCS जुडिशरी में वकील, लॉयर, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर्स और जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, लेकिन इतना बुद्धिजीवी वर्ग होने के बावजूद भी हमारा भारतीय संविधान खतरे में है। भारतीय संविधान समाप्ति के कगार पर है। भारतीय संविधान सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। हमारा जब लोकतंत्र जब सुरक्षित नहीं है, हमारे मूलभूत अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो हमारे एजुकेशन का, हमारे अच्छे रहन सहन का, जीवन यापन करने का कोई मकसद नहीं है। हम बाबा साहब अम्बेडकर साहब हमारी महान विभूतियों को जिस आदर सम्मान के साथ हम आज की तारीख में माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पूछते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आज का बहुजन समाज जो है हमने पूर्वजों की दी हुई कुर्बानी पर ऐशो आराम किया हो, और आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे आकर के पुनः गुलामी की दास्तां जंजीरों में जकड़ करके काले वस्त्र में आ जाएं और गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएं, तो बहुजन से जो आने वाली जनरेशन है, तो जितने ही सम्मान के साथ हम पूर्वजों को सम्मान करते हैं, उससे कई गुना हम को उनके गुस्से के शिकार होंगे, कोप भाजन के शिकार होंगे, और सदियों से नदी के इतिहास में हमारा एक बहुजन समाज का इस वर्तमान जनरेशन का जो समय हो, एक काले युग के नाम से जाना जाएगा। तो साथियों, आज की स्थिति में अब ये प्रमुख बात यह है कि आज की दौर में जो चल रहा है कि समाज, सरकार, शासन, सत्ता को कैसे बहुजन समाज उसको हासिल करे, मूलभूत अधिकारों को कैसे जो है ले आवे, जो है ताकि हमारे बहुजन समाज की सारी समस्याओं का समाधान
बहुजन राज की स्थापना मुख्य बिंदु है। लेकिन जब तक बहुजन राज की स्थापना नहीं होगी तब तक हमारा बहुजन समाज जो है मूलभूत अधिकारों को नहीं ले सकता। तो साथियों, ये आज विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बाद माननीय कांसीराम साहब अपनी जागरूकता हुई और उसके बाद पूरे समाज को जागरूकता की। उसके बाद बहन जी आई, बहन जी ने अपने जो सशक्त किया और बहन जी ने पूरे समाज को एक योगदान दिया, कुर्बानियाँ दिया, भारत के हर राज्यों में विजिट किया और बहन जी का भी बहुत अच्छा रोल रहा सामाजिक उत्थान में। और उन्होंने बहुजन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो है बहुजन समाज के लिए जो काम जन जागरूकता का जो काम किया पूरे वर्ल्ड में एक बेमिसालता है। तो साथियों, इस परिवर्तनशील समाज में ये मनुवादी व्यवस्था, ये बहुजन समाज के उद्धान के लिए और जो खुशहाल जीवन को और सामाजिक व्यवस्था, उच्च कोटि की सामाजिक व्यवस्था से के घोर विरोधी, इसलिए उन्होंने जो बहुजन समाज को डिप्रेस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, अपनी कूटनीति साजिश का बनाने के लिए हमारे बहुजन समाज ने पुरानी रणनीति को अपनाया। पुनः 5000 वर्ष पुरानी हमारे कबीलाई राजाओं महाराजाओं के बीच में जो सत्यता की भावनाओं को पैदा किया, वैमनस्यता की भावनाओं को पैदा करके हमारे बहुजन समाज को खंडित किया। आज के परिवेश में सिर्फ हमारे बहुजन समाज को खंडित करने का काम मनवादी कर करके हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब भारतीय संविधान विधानों के तहत जो है जो वोट देने का अधिकार था बाबा साहब ने जो दिया कि अब जो हमारे देश का राजा जो है राजा रानी के कोख से ही पैदा हो गया, हमारा राजा इस मताधिकार का जो प्रयोग दिया, उस मताधिकार पर कब्जा उन्होंने आज़ादी के बाद भारतीय गणतंत्र दिवस घोषित करने के बाद सारे वोट तंत्र का कब्जा किया और बहुजनों को वोट ले करके उन्होंने 76 साल तक शासन किया। हमारे बहुजन जनप्रतिनिधि को पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने दबाव रखा कि आप बहुजन समाज की बात करोगे हम आपको पार्टी से बाहर कर देंगे, समाज की स्थिति खराब हो जाएगी। तो अपने बहुजन समाज ही डाइवर्ट हुआ और अपने बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व न करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तक ही सीमित रहा, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ आज हमारी भारतीय संविधान, लोकतंत्र, मूल अधिकार, सामाजिक व्यवस्थाएं सब कुछ खतरे में है और आज हम पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथियों, आज के परिवेश में ये हुआ कि इसी सिलसिले में हमको व्यक्ति ने एक बहुजन समाज चाहिए, बहुजन समाज का मिसाल जलना चाहिए, बहुजन राज की स्थापना होना चाहिए। बहुजन राज की स्थापना के लिए मुझे एक आंदोलन काल मेरे पास आया था। उसमें मैं उसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाम से गोंडा में था। तो उस वक्त बाम से गोंडा में था, फिर बाद में गोरखपुर आया और गोरखपुर आने के बाद जो है सामाजिक स्थिति को देखते हुए मेरे भी दिल में भावनाएं आई और देखा कि बहुजन समाज बहुत स्वार्थी हो चुका है, बहुजन समाज में जो है बात नहीं मानता है और कि कोई सहयोग नहीं करता है। मैं भी नर्वस हो गया और अपने घरों पे बैठ गया। तो कालांतर चलता रहा समय, एक समय आंदोलन काल आया और उन्होंने कहा कि आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कौन का जो है उन्होंने बताया सावित्रीबाई फुले। तो उसी पर हमको बुलाया गया रविंद्र आलय चारबाग लखनऊ। 19 जनवरी तारीख थी 19 जनवरी 2020 को मैं आमंत्रित था। 19 जनवरी 2020 रविंद्र आलय चारबाग लखनऊ। वहाँ भारतवर्ष 29 राज्य के पूरे जनप्रतिनिधि आए हुए थे। बहुत बातें हुई, उसमें मुझे एक मौका मिला मुझे अपनी बात रखने का। हमने एक बात रखते हुए कहा जब तक भारत भूमि में स्वतंत्र बहुजन राजनीतिक पार्टी की स्थापना नहीं होगी तब तक बहुजन राज कायम नहीं हो सकता। इसलिए स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी की स्थापना होना जरूरी है। आज बहुजन समाज जो चल रहा है, सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो उनको चाहिए कि पूरे मनवादियों को अपने पार्टी कैडर से निकाल करके बहुजन समाज के पुराने कैडर के लोगों को समाहित करें और आपके नेतृत्व में बहुजन समाज का नेतृत्व में हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आप शासक बनेंगे
हम उसके सहयोगी होंगे। लेकिन ये उनके लिए असंभव था, जो है कुछ मजबूरियाँ आ रही होंगी। उस विकल्प के तौर पर बहुजन राज को कायम करने के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी स्थापना एक मजबूरी में बनाई गई और कांसीराम बहुजन मूल निवासी की पार्टी की स्थापना हुई, जिससे 15% का कोई इसमें भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। 85% बहुजनों का, जिसमें मेन मकसद SC ST OBC माइनॉरिटी पूरे समाज को जोड़ करके ये स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। तब से ये काम चल रहा है। वर्ष 2024 का इलेक्शन आने वाला है लोकसभा। अब ये वर्ष 2024 का जो चुनाव है बहुजन समाज के लिए अंतिम चुनाव को समझो। आपको मताधिकार का अधिकार आपको वर्ष 2024 तक रहेगा, क्योंकि आपके लिए गुलामी के लिए सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट नया संसद भवन तैयार हो चुका है। आज हमारा बुद्धिजीवी वर्ग समाज है, जो स्कूल यूनिवर्सिटी से पैदा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग समाज है, वो सांसद विधायक न हो के जो है ये संसद विधायक मंदिरों से निकले हुए संत महंत ही वहाँ के जो है आपके सांसद विधायक हुआ करेंगे और धार्मिक रीति रिवाजों, धार्मिक व्यवस्थाओं के आधार पर आपका ये संविधान चलेगा। मनुष्य भारतीय लोकतंत्र समाप्ति होगा तो आप पुनः आपको मनुस्मृति 5000 वर्ष पुरानी मूल्यवादी व्यवस्थाओं की तरफ लौटना पड़ेगा। इसलिए वर्ष 2024 आपका जो है मताधिकार का जो प्रयोग है इसको अंतिम अवसर मानिए और बहुजन राज को कायम रखने के लिए अंतिम राज मानिए। यदि आपको काला कपड़ा नहीं पहनना है, आपको अपने घरों से बाहर नहीं रहना है, यदि आपको अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं होना है, यदि आपको जो है बिजनेस व्यवसाय से मुक्ति नहीं मिलना है, यदि आपको मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो आपको पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। और आपके लिए हमारे बहुजन समाज की कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी का एक मेन है कि भारत के जो है 29 राज्य में बहुजन राज्यों के हर विधानसभाओं में हमारे बहुजन समाज के विधायक जाएँ। हमारे केंद्र में हर राज्यों से हर जिलों से हमारे बहुजन सांसद जाए, ताकि बहुजनों के पूर्ण बहुजनों के सांसद से हमारे 85% बहुजनों का जो वोट है, वोट मताधिकार के से सर्वाधिक संख्या में हमारे बहुजन सांसद विधायक चुन करके वहाँ जो संसद में जा करके पूर्ण बहुमत से बहुजन सरकार की पदस्थापना करते हुए भारतीय लोकतंत्र की स्थापना करें और भारतीय संविधान को बचाएं और भारतीय संविधान बचाते हुए अपनी बहुजन समाज सारी समस्याओं का समाधान करें। साथियों, आपको आज के इस प्रवेश में आपको बड़ी खुशी हुई कि आप लोग मेरी बात को सुने और इस वार्ता बिंदु के अंतिम चरण में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत के हर जिले में जो है भारत के हर जिले में जिलाध्यक्ष की ज़रूरत पड़ेगी, तहसील अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लॉक अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राम अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ेगी और आपके मंडल में और आपके प्रदेशों में होते सेंट्रल केंद्रीय राजधानी तक संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आज से अभी से जो जिस हालत में जैसे भी हो तन मन धन हर साइड से आपको इस सहयोग करके बहुजन समाज को सशक्त बनाना है। हर जिले में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। हर जिले से आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने बीच से पढ़ा लिखा तेज तर्रार बहुजन कैडर का जो सांसद जो अपने संसदीय रोल अदा कर सके, अपने समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर सके, ऐसे व्यक्तित्व को आप संसद प्रत्याशी आप अपने समाज में खुद चयन करें और वहाँ ताकि वो समाज वो संसदीय प्रत्याशी लोकसभा के लिए तैयार करें और ताकि वर्ष 2024 में उसको लोकसभा भेज करके हर जिले से हर संसदीय क्षेत्र से चुनाव निर्वाचित करा करके लोकसभा में भेज सकें, ताकि पूर्ण बहुमत से हम बहुजन सरकार की पदस्थापना कर सकें। साथियों, ये वार्ता तक ही सीमित नहीं है, ये हम आज तक यही करते आए हैं कि हमारे बहुजन समाज के नेता जो बहुजन समाज के प्रतिनिधि जो है केवल समारोह रैलियाँ प्रदर्शन आयोजित किए और जो है केवल अपने प्रवचनों से दिए, लेकिन हम वो अपनी बात करके चले गए और जनता अपने बहुजन जनमानस अपने घर चली गई। धरातली उस पर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यदि ऐसी धर्म की अफीम आ करके जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करके फिर बाद में कांवड़ यात्रा करो, मंदिरों में जा कर के वहाँ पूजा करो, तो ऐसे दोहरी नीति से काम नहीं चलने वाला है। आपको स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी की स्थापना के तहत
आपको अपना जनप्रतिनिधि खुद चुनना है, अपना सांसद खुद चुनना है, अपना विधायक खुद चुनना है, उसको संसद में भेजना है, विधानसभाओं में भेजना है, यह जिम्मेदारी होती है। और यदि हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर आपको आर्थिक सहयोग के लिए आपके पास आता है, नहीं 10 रुपये आपके पास है तो 2 रुपया आप ज़रूर उसको सहयोग करें, और ताकि बिना अर्थ से उसका धन चलने, क्योंकि बहुजन समाज के उत्थान के लिए कोई आपको न शारीरिक रूप से सहयोग करने वाला है, मानसिक रूप से सहयोग करने वाला नहीं है, न आर्थिक रूप से सहयोग करने वाला है। जो आप कमा रहे हो, खा रहे हो, जेब में जो पैसा है, धन संपत्ति बाबा साहब की विचारधाराओं के आधार पर है। बाबा साहब की विचारधाराओं को भारतीय संविधान को हटा दिया जाए तो आप उसी 5000 वर्ष पुरानी व्यवस्थाओं के काबिज हैं। यदि आप अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन रखना चाहते हैं, यथावत रखना चाहते हैं, आपको अपनी जेब से धन खर्च करना पड़ेगा, बहुजन मिशन में खर्च करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से सहयोग करना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा और बहुजन राज कायम करना पड़ेगा, तभी हमारा भारतीय संविधान सुरक्षित है। और हमारे बहुजन आज की स्थिति में जो है सारी मनवादी पार्टियाँ एक तरफ हैं, चाहे आप कांग्रेस को लीजिए, बीजेपी को ले लीजिए, चाहे आप पार्टी को ले लीजिए, किसी पार्टी को ले लीजिए। अभी ज्वलन उदाहरण राजेंद्र पाल गौतम जी का ले लीजिए। 22 प्रतिज्ञाओं का जो उन्होंने पालन किया था और 22 प्रतिज्ञाओं का पालन किया, उनकी पार्टी उनका छांट साथ छोड़ दिया। यदि हमारे साथ कितनी सभ्यता होती, बहुजन समाज का जो प्रतिनिधित्व राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उनके सपोर्ट में हमारी दिल्ली गवर्नमेंट खड़ी होती, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम अकेले हैं, अपने बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं बिहार में कुछ ऐसी बातें हुई, उनके शासन प्रशासन से उनके साथ खड़े हैं, तो हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ या हमारे बहुजन नेतृत्व के साथ जो सरकारें जो खड़ी हैं वही हमारा अपना है। ये नहीं खड़ी हैं, इसलिए बेहतर है अपने शत्रु और मित्रों ये हमारा बहुजन समाज पहचाने और पहचान करके संगठन को मजबूत बनाए। और साथियों, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन समय अभाव है और मुझे जो है अपनी बातों को समाप्त करना चाहिए। मैं अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ कि साथियों कि अपने मताधिकार का प्रयोग जो है, अपने मतों के प्रति जागरूक होइए, वोट के ऊपर जागरूक होइए। भारत का हर प्रतिनिधि शिक्षित वर्ग बुद्धिजीवी है। ये न सोचे कि हम सभासद हैं, ग्राम प्रधान हैं, हम MP MLA हैं, हम वही नेता हैं। भारत का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति नेता है। आप अपने घरों में जाइए और अपने आसपास पड़ोस में अपने माताओं के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ बैठिए। उन बस्तियों में जाइए जो अनजान हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जो 500 रुपये चावल, 500 रुपये और 5 किलो गेहूँ पर, अनाज पर जो अपनी इसको डगमगा उठते हैं, आप समझाइए आपका वोट की कीमत अमूल्य है। आपकी वोट से सरकार बनता है, आपकी वोट से आपका भविष्य निर्धारित होता है। जो वोट जिसने अपना वोट दे दिया तो समझिए अपने भविष्य को गिरवी रख दिया है। आप अपने वोट देकर अपने भविष्य को गिरवी 76 साल तक रखते आए हैं। आने वाला 2024 सावधान हो जाइए। अपनी वोट को अपने बहुजन समाज के अलावा किसी को मत पार्टिसिपेट, किसी को मत दीजिए। अपने खुद जागरूक, ये जरूरी है। भारत के हर गांव में, हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर गांव में ये जागरूकता फैलानी चाहिए। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पुनः अपने बहुजन समाज के महापुरुषों को, तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉ. BR अम्बेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम समस्त बहुजन समाज के जनमानस को, शिक्षित मानस को मैं सादर नमन करता हूँ, विराम देता हूँ या शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुजन समाज के लिए तन मन धन से समर्पित होकर के भारतीय राष्ट्र, भारतीय संविधान और देश की हिफाजत करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो।